बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़िज़िक्स फॉर ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सवेल इक्वेशंस। तो चलें स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आप जो है प्रीवियस लेक्चर्स या प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं गॉसेस लॉ, फैराडे लॉ, एम्पियर्स लॉ। गॉसेस लॉ हमें इंफॉर्मेशन देता है charge enclosed in a closed surface, while Faraday law gives us information about how variable magnetic field introduce EMF or induces EMF in a coil. Furthermore, Ampere's law हमें ये बताता है कि कैसे जो है एक करंट कैरियंग कॉइल के अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनती है। तो मैक्सवेल जो है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो है, उसने इन तीनों लॉज को यूनिफाई किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म को जो है वो एक फोर सेट ऑफ इक्वेशंस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या हम कह सकते हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म की जो फील्ड है उसको कॉम्प्रेस कर लिया है। फर्स्ट टू इक्वेशन जो मैक्सवेल की थी वो ये बताती हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है, और लास्ट टू जो इक्वेशंस थी वो हमें ये बताती हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कॉज करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम मैक्सवेल की कंट्रीब्यूशंस देखें तो मैक्सवेल की कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया है कि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म की जो फील्ड है उसको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। उसने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को सिंपलेस्ट 4 इक्वेशंस में डिफ़ाइन कर दिया था। तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, कैसे चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और फॉर द फर्स्ट टाइम उसने स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट की यूजिंग हिज 4 फेमस इक्वेशंस। तो फर्स्ट जो मैक्सवेल की कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो है वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। एज फैराडे के बारे में जो मैंने आपको बताया कि फैराडे इंट्रोड्यूसेस दैट हाउ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंट्रोड्यूसेस ईएमएफ इन अ कॉइल। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बार मैग्नेट है, वो अगर हम किसी कॉइल या सोलेनॉइड के अंदर लेकर आ रहे हैं तो यहाँ गैल्वानोमीटर पे हमारे पास कुछ करंट की डिटेक्शन होती है। तो इसका मतलब ये है कि इस मैग्नेट ने इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स हमारे पास करंट आता है। तो वो करंट किस वजह से आता है? ड्यू टू changing magnetic flux or magnetic field lines. So we can say that EMF is induced due to the change in magnetic flux with time. फर्दरमोर आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया। तो यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो चेंज हम एज इट इज़ लिख लेंगे। B डॉट A इज़ द फार्मूला फॉर दिस, यू आर फेमिलियर फॉर अबाउट दिस। बट यहाँ पे ये एरिया, क्या ये एरिया चेंज हो रहा है? नो, this area is not changing, but the magnetic field lines are changing as we proceed or we move the magnet inwards toward the solenoid, then only the magnetic field lines or magnetic field strength changes. So that's why the area becomes constant. तो हम जो है एरिया को कांस्टेंट ले लेते हैं, और चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही है। तो अगर हम इस अबव इक्वेशन में मैग्नेटिक फ्लक्स के फार्मूला में ये वाला फॉर्म पुट कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरह से मॉडिफाई हो जाती है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू ए डेल बी डिवाइडेड बाय डेल टी। इस इक्वेशन को हमने एक नेम दे दिया क्योंकि फर्दर अब भी हमारे पास डेरिवेशंस में यूज़ होगी। नाउ जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो यहाँ पे हमें करंट मिलता है। मैंने आपको बता दिया कि ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट डिटेक्ट होता है, और करंट आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हैं, तो उसको हम करंट कहते हैं। सो एक कॉइल में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे, जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में इस तरह से मोशन करेंगे। अब सर्कुलर पाथ में मोशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हुई है। अब अगर हम इसको ऐसे डिफ़ाइन करें कि जब भी डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी फोर्स अप्लाई करने से तो वर्क डन होता है, ठीक
ठीक है। फिज़िक्स में हम वर्क डन किसे कहते हैं कि व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड एंड द बॉडी मूव देन वी से दैट वर्क इज़ डन। तो यहाँ पे इस फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये चार्जेस जो हैं इन्होंने मोशन की है, एक सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेस हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्क हुआ है। तो वर्क का फॉर्मूला है F.D। लेकिन क्या ये पाथ लीनियर है, क्या ये स्ट्रेट पाथ है? नो, इट इज़ अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में आप सरकमफेरेंस लेते हैं। तो सरकमफेरेंस के बारे में आप जानते हैं कि D = 2πr, दिस इज़ द फार्मूला फॉर सरकमफेरेंस। तो ये जो अबव वर्क का फार्मूला था, इसमें सिर्फ D जो है वो 2πr से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ आया है। लेकिन आपको पता है कि फोर्स जो है हम कह सकते हैं कि E = इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी इक्वल है? F/Q। यहाँ से आप फोर्स के लिए रीअरेंज करें तो F = QE आ जाएगा। एंड अगर आप जो है ये वर्क का फॉर्मूला था, F की वैल्यू पुट कर देते हैं, D की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपके पास वर्क का जो फॉर्मूला है वो ये आ जाता है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और V, ये आपको पता है कि W/Q होता है। या आपने जो है फेरेडेज लॉ से पहले एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ सेम एज इंड्यूस्ड EMF। EMF इज़ अ पोटेंशियल और वोल्टेज। सो EMF जो है वो वोल्टेज है, तो यहाँ हम इस तरह से लिख सकते हैं कि E = W/Q। वाइल W की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है, इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे W इस इक्वेशन में वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है QE 2πr/Q। वेयर अगर हम यहाँ पे देखें तो Q जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है और आपके पास आ रहा है इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू आपके पास आती है 2πRE, वेयर E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंपेयर करें, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था वो आप ऊपर देख चुके हैं कि मैंने आपसे कहा था कि ये फर्दर यूज़ होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन 1 की वैल्यू। इक्वेशन 1 जो था वो हमारे पास था इंड्यूस्ड EMF = A ∆V/∆t, वाइल अभी हमारे पास इक्वेशन 2 आई है E = 2πRE। This E stands for EMF while this E stands for electric field. This is field and this is potential. Do not confused in between them. अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड जो हैं वो इक्वल हैं, वाइल राइट हैंड साइड जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 2πRE = A ∆B/∆t। सो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो 2πR को डिवाइड कर दें, सिंपल यहाँ से आप डिवाइड कर दें, कैंसिल हो जाएगा इस साइड से और इस साइड पे आ जाएगा, जो कि हमारे पास है A 2πR, या ये यहाँ से आया है, डिवीजन से आया है, एंड एज इट इज़ बाकी जो फार्मूला है वो एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ ये फार्मूला आपको क्या बताता है या ये मैथमेटिक्स आपको क्या एक्सप्लेन करती है? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम। सो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या कॉज कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? सो हमारे पास टॉपिक का नेम क्या था? वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हमने प्रूव कर लिया? येस ऑफ कोर्स, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैक्सवेल ने यूज़ किया था फेरेडे लॉ को, और फेरेडे लॉ से उसने अपनी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर ली थी। आपके कोर्स में जो है हमने सिर्फ दो इक्वेशंस देखनी हैं, एक वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी वेरिइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सो फर्स्ट हमने देख ली है, अब सेकंड हम देखते हैं कि हाउ वेरिइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे हमने फेरेडेज लॉ को यूज़ करके ये इक्वेशन निकाली कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, और यहाँ हम अब देखेंगे एम्पियर्स लॉ को यूज़ करेंगे, और एम्पियर्स लॉ के थ्रू ये हम बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है।
यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपके पास एक फ़िगर है। इस फिगर में आपको ये बता रहे हैं कि एक कैपेसिटर है, 2 प्लेट्स हैं उसके, और उसको हमने कनेक्ट किया है डीसी सोर्स से। आप एक कैपेसिटर को 2 सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं, एक डीसी और एक एसी। वन बाय वन हम देखेंगे कि डीसी सोर्स कनेक्ट करने से क्या फ़र्क पड़ता है और एसी सोर्स कनेक्ट करने से क्या फ़र्क पड़ता है। डीसी इज़ द डायरेक्ट सोर्स जिसमें करंट वेरी नहीं करता, स्ट्रेट लाइन में करंट जाती है। तो दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल। चार्जेस कैसे स्टोर होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आता जाएगा, इस प्लेट पे सारा पॉजिटिव आ जाएगा एंड इस प्लेट पे सारा नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस जो हैं वो इस तरह से फ़्लो करते हैं और यहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही चार्जेस फ़्लो करते हैं तो चार्जेस के फ़्लो को हम कहते हैं करंट। सो जब चार्जेस यहाँ पे स्टोर होंगे और ये प्लेट जो है ये फुल भर जाएगा, तो क्या फ़र्दर इसमें एबिलिटी होगी किसी चार्ज को स्टोर करने की? नो, इसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ये प्लेट फुल हो जाएगा तो ये फर्दर चार्जेस को ड्राइव नहीं करेगा फ्रॉम द बैटरी। तो जब चार्जेस फ़्लो नहीं करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ और स्टॉप, क्योंकि जब चार्जेस ही मूव नहीं कर रहे हैं तो करंट कहाँ से प्रोड्यूस होगा? तो करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा जैसे ही ये कैपेसिटर जो है फुली चार्ज हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है करंट ज़ीरो हो जाता है। ये डीसी में होता है। डीसी में क्योंकि हमारे पास पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, जब पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव होगा। जो पॉइंट इसका नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा, जो पॉइंट इसका पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा। नाउ वी नो दैट ये जो चार्जेस स्टोर होते हैं उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू CV, वेयर अगर हम कैपेसिटेंस देखें तो C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस, और उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में C की वैल्यू, तो आपके पास इक्वेशन जो है फॉर स्टोर्ड चार्ज जो है वो ये आ जाती है, ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। वे यहाँ पे जो V है इट स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, एंड यू नो दैट E इज़ इक्वल्स टू V over D. But if we solve it for V, then V equals to ED. Now if we substitute the value of potential difference in this equation, then we get A epsilon naught over D into ED, and here we know that D and D will cancel out and you will get the formula for the stored charges as Q equals to E A epsilon naught, and this will become our equation third and we will use it further. फर्स्ट हमने देख लिया कि डीसी सोर्स लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है। जो करंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है जैसे जैसे चार्जेस जो हैं वो स्टोर होने लगते हैं। अब हम देखेंगे एसी सोर्स के साथ क्या होता है। एसी सोर्स इज़ द अल्टरनेटिंग सोर्स। इसमें करंट जो है वो वेरी करता है, टाइम टू टाइम जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी करती है, पोलैरिटी चेंज होती है। लेट्स सपोज़ अगर ये साइड फ़िलहाल पॉजिटिव है एंड ये साइड नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएंगे, बट एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएंगे। बट आफ्टर सम टाइम इंटरवल ये जो पोलैरिटी है ये चेंज हो जाती है, एंड आपके पास फिर जो पहले हमने डिस्कस की थी जो साइड पॉजिटिव थी, अब वो साइड नेगेटिव हो जाएगी और दूसरी साइड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, एंड यहाँ पे आपके पास स्टोर्ड चार्जेस जो हैं वो भी रिवर्स हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपके पास जो है एसी सोर्स की पोलैरिटी मुसलसल चेंज होती रहती है। तो जब पोलैरिटी चेंज होती रहती है तो और चार्जेस जो हैं वो प्लेट्स पे डिफरेंट वेरी करते हैं फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल। जो आपके पास एक प्लेट पे कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव, तो क्या चार्जेस स्टोर हो सकते हैं? नो, चार्जेस कभी भी वहाँ पे परमानेंटली स्टोर नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो कुछ सेकंड के लिए नेगेटिव चार्ज होगा, कुछ सेकंड के लिए पॉजिटिव तो कुछ सेकंड के लिए नेगेटिव, एंड ये सिलसिला चलता रहता है। बट एसी सोर्स यूज़ करने से एक और फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे जो करंट है वो कंटिन्यूसली फ़्लो होने लगती है, क्योंकि जैसे ही ये प्लेट फुल हो जाती है तो उसी दौरान इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है और दोबारा चार्जेस जो हैं वो
चेंज हो जाते हैं ये साइड पॉजिटिव, तो अगेन चार्जेस जो हैं वो बैटरी से मूव करने लगते हैं। तो चार्जेस कभी भी यहाँ पे स्टॉप नहीं होते हैं, बैटरी से मुसलसल जाते रहते हैं, क्योंकि पोलैरिटी चेंज होती है एंड चेंज इन पोलैरिटी की वजह से यहाँ पे जो स्टोर्ड चार्जेस हैं उनकी जो है पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। तो फिर उस चेंज इन पोलैरिटी की वजह से कंटिन्यूसली जो हैं चार्जेस जो हैं वो बैटरी से ड्राइव होते हैं या बैटरी से आते हैं और प्लेट्स पे स्टोर होते रहते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है या इसकी वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो वो अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि जब आपके पास जो है वेरिएबल सोर्स होता है, तो वेरिएबल सोर्स की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे पोलैरिटी बार बार चेंज हो रही है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब पोलैरिटी चेंज होगी तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या ये फिक्स रहेगी? नो। जब पोलैरिटी ही चेंज होती है बार बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स नहीं रहेगी। एक टाइम पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो दूसरे टाइम में इस डायरेक्शन में, क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है टाइम टू टाइम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही वेरी कर रहा है तो आपके पास जो है फॉर्मूला ये आ जाएगा डेल ई। ठीक, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चेंज होगी। तो मैथमेटिकली जो है आपके पास क्या आ जाएगा, या मैथमेटिकली आपके पास यहाँ पे करंट कैसे आएगा या करंट की क्या सिचुएशन होगी, वो आपके पास इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, ओरिजिन ऑफ करंट बिटवीन प्लेट्स। अब इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन प्लेट्स के बीच में कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट होता है, कभी इस डायरेक्शन में तो कभी इस डायरेक्शन में, कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो कभी नेगेटिव डायरेक्शन में। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो करंट मुसलसल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होगा या फ्लो हो रहा होगा, और उस करंट को मैक्सवेल ने नेम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इस करंट में और आम जो नॉर्मल करंट है उसमें क्या फ़र्क है? यहाँ पे एक चीज़ है समझने की, इन प्लेट्स के बीच में या तो वैक्यूम होता है या तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ किया जाता है। कोई भी मटेरियल नहीं होता, कोई भी मेटल नहीं होता, इंसुलेटर यूज़ किया जाता है। क्या इंसुलेटर चार्जेस को फ्लो कराता है? नो। क्या मीडियम में चार्जेस फ्लो, क्या वैक्यूम में चार्जेस फ्लो होते हैं? नो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है? हमने अभी देखा कि करंट कैन ओनली बी प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, लेकिन जब ये जगह खाली है, जब ये प्लेट्स के बिटवीन जो एरिया है ये बिल्कुल एम्प्टी है, तो यहाँ पे किस चीज़ की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है? हमने अभी देखा कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट होता है। ओरिजिन ऑफ करंट में हम यही देख रहे हैं कि चार्जेस प्लेट्स के बीच में जो है करंट कंटिन्यूसली फ्लो होती है, लेकिन ये करंट आती कहाँ से है? जब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, जब यहाँ पे कोई मेटल नहीं है, जब यहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं है, तो ये जो करंट है ये आता कहाँ से है? एक्चुअली यहाँ पे करंट इस चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। एंड मैक्सवेल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट के चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, और उस करंट में ये फ़र्क है कि ये किसी चार्ज की वजह से प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होता है, और इसी वजह से इसका नेम हम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये ऑर्डिनरी करंट से डिफरेंट होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो ज़ाहिरी बात है करंट भी वेरी करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन मुसलसल वेरी करेगा। एंड यू नो दैट आई इक्वल्स टू क्यू और टी, लेकिन अगर आई इज़ वेरिएबल देन क्यू विल बी वेरिएबल, एंड टाइम जो है टाइम के साथ साथ ये चेंज होता रहेगा। तो हम जो है डेल का सिंबल लगा देते हैं, डेल डिनोट्स चेंज। नाउ यू नो दैट इस इक्वेशन में हमने देखा Q इक्वल्स टू ई ए एप्सिलॉन नॉट, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में इस डेल Q की जगह Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ई ए एप्सिलॉन नॉट ओवर टी। एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी, तो परमिटिविटी फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो हम इस परमिटिविटी को बाहर लिख सकते हैं, एंड
एरिया एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये वेरी कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास प्लेट्स का एरिया वेरी करता है, एंड जब प्लेट का एरिया वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी वेरी करता है क्योंकि पोलैरिटी जो है वो मुसलसल चेंज हो रही होती है। तो आपके पास आई आ जाता है एप्सिलॉन नॉट डेल ए ई डिवाइडेड बाय डेल टी। जैसे कि आपने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, लेकिन अगर हम चेंज डिनोट कर रहे हैं तो जस्ट डेल लगा दें, तो यहाँ पे भी डेल, तो यहाँ पे भी आपके पास डेल आ जाएगा। दिस इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। नाउ इस इक्वेशन में ये देखें, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप जो है सिंपल इस इक्वेशन में ए ई की जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास आ जाएगा आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी, एंड हम इसको एक नेम दे देंगे क्योंकि ये फर्दर हमारे पास यूज़ होगा। नाउ एम्पियर्स लॉ और डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से हम कैसे अपने कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। हमने क्या ऑब्टेन करना है, हमने ये ऑब्टेन करना है कि हाउ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने हमारा जो टारगेट है वो ये अचीव करना है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो हम देखते हैं कि एम्पियर्स लॉ का इसमें क्या रोल है। एम्पियर्स लॉ जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि हर करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये एम्पियर्स लॉ बताता है। एम्पियर्स वाज अ साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूसेस अ लॉ विच स्टेट दैट अराउंड एनी करंट देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एनी करंट, एनी सॉर्ट ऑफ करंट, चाहे वो ऑर्डिनरी करंट हो या चाहे वो डिस्प्लेसमेंट करंट हो, उसने करंट को स्पेसिफाई नहीं किया था। अराउंड एनी करंट देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। सो यहाँ पे हमारे पास कौन सी करंट बन रही है, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट बन रही है। एज एम्पियर्स डिडंट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ करंट, तो जो भी करंट हो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रही है तो ऑफ कोर्स जब डिस्प्लेसमेंट करंट है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और एम्पियर्स लॉ हमारे पास ये है कि B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। जब डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया है, डिस्प्लेसमेंट करंट के अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई है, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट आई है जिसके लिए हम ये इक्वेशन निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो सिंपल क्या कर लें, इस इक्वेशन में इस आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। इस आई की क्या वैल्यू थी आपके पास, एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ओवर डेल टी। तो ये आपके पास म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ओवर डेल टी। अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, वो आपके पास था E डॉट ए, मीन्स चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम मतलब है। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस व्हाट, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। सो मैक्सवेल ने एम्पियर्स और फेराडे लॉ को यूज़ करके हमारे पास जो है सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुनियाद रखी, और वो क्या थी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। तो अगर हम समराइज़ करते हैं तो समराइज़ करने में हमें ये पता लगता है कि कैसे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। फर्दर मोर अगेन वही बात कि मैक्सवेल एक फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इनक्लोज किया 4 सेट ऑफ इक्वेशंस में, और उसकी एक मेजर कंट्रीब्यूशन ये थी कि उसने नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है कि
टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। अब वही टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। तो इसी तरह से हमारे पास लाइट वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एंड उसकी वैल्यू भी मैक्सवेल ने जो है वो बताई थी। उसकी सिंपलेस्ट मैथमेटिक आपके बुक में है, वो बहुत ईजी है, सिर्फ वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ एनी यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।